नमस्कार मित्रों, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। हिमालयनी टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं रूटीन एनालिसिस के तहत हम आरएनए टेस्ट करने जा रहे हैं नेपाल की अंदरूनी राजनीति पर और खास करके मधेश की राजनीति पर। बहुत आशा से मधेसी दल उपेंद्र जी और महंत जी के गठजोड़ पर विश्वास किए हुए थे, लेकिन वह विश्वास अब खत्म हो गया है। उस विश्वास पर पानी फिर गया है। अब दोनों पार्टी ने निर्वाचन आयोग में जाकर कह दिया है कि हम लोग अलग होना चाहते हैं। तो ये नेताओं की स्थिति है। वास्तव में मधेसी जनता अब भी आशा में है कि एक दल एक पार्टी आगे आए, लेकिन नेतागण ऐसे होते हैं कि वो एक जगह रहना नहीं पसंद करते। अब उनका स्वभाव ही ऐसा है कि आज मैं आपको बता रहा हूँ, एक कांतिपुर में ही है मेरे सामने चंद्र किशोर, डेडलाइन तराई में ये लिखे हुए हैं। चंद्र किशोर का आर्टिकल है और उसमें उन्होंने याद किया है पूर्व मंत्री यानी कि जयप्रकाश गुप्ता की, और उनके बारे में लिखा है कि जयप्रकाश गुप्ता पार्टी के और नेता के बारे में लिखे हुए हैं कि जयप्रकाश गुप्ता मधेसी दल का अध्यक्ष लाई लॉर्ड। जितने मधेसी दल, ये उस समय की बात है जब 3 पार्टी से 13 पार्टी बन रही थी, तो उस समय इनका जयप्रकाश गुप्ता का यह प्रतिक्रिया आया था। और उन्होंने आगे लिखा कि जयप्रकाश जी ने कि मधेसी नेता, खास करके मधेसी दल के अध्यक्ष कैसे होते हैं, तो बांस आप जानते ही हैं। बांस का जो पेड़ होता है लंबा होता है, लेकिन उन्होंने वो जिंदा बांस की तुलना नहीं की, उन्होंने सूखा हुआ बांस कि मधेसी दल के अध्यक्ष ठीक और भी पार्टी के अध्यक्ष पर उनका यह व्यंग था कि ठीक एक सूखा हुआ बांस की तरह है, जो कि वो झुकना नहीं जानता है, वह केवल टूटना जानता है। सूखा हुआ बांस को अगर आप झुकाइएगा तो क्या होगा, वो तो टूटेगा ही। वो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया जयप्रकाश गुप्ता का है और वो आज भी ये जनता समाजवादी पार्टी में दिख गया कि एक अध्यक्ष पहले जाते हैं दूसरे अध्यक्ष के पास मिला लीजिए और मिल जाइए, फिर मिल गए और उसके बाद में क्या हो गया कि वो सूखा बांस की तरह खड़े हो गए। तो खैर जो भी हो, लेकिन आज हम इस पर अपने रूटीन एनालिसिस में हम बात करेंगे केवल उपेंद्र यादव जी की राजनीति पर कि उपेंद्र यादव जी अभी बहुत ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो तराई में भी एक्टिव है, राजधानी में भी है और जगह भी, और उनके कुछ कार्यकर्ता भी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं और एक दूसरे पर छिटाखिसी कर रहे हैं। तो उपेंद्र जी के बारे में कि उपेंद्र जी अभी और कुछ नहीं, वो भारत पर थोड़ा ज़्यादा ही आक्रोशित दिख रहे हैं और भारत पर उन्होंने कई आरोप लगा चुका है। अब यह आक्रोशित होकर है कि वास्तव में भारत से कुछ इनको मिला है वैसी जानकारी। मैं आपको बता दूं, राजविराज में सीमावर्ती क्षेत्र ही है और वहीं पर जब ये अपने
पार्टी के कार्यक्रम में संबोधन कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने और सब बात छोड़कर केवल भारत को इंगित किया और भारत पर इन्होंने इस तरह आरोप लगाया कि जैसे भारत यहाँ की अंदरूनी मामला में बुरी तरह हस्तक्षेप कर रहा हो। तो उनका स्पष्ट था कि भारत हमारा मित्र है, अगर मित्र बनकर रहना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन भारत अगर मित्र नहीं बनेगा, हमको आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करेगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे देश के दूसरे घर में अगर आकर कोई दादागिरी करे, उन्होंने काफ़ी शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वह हमको स्वीकार्य नहीं होगा, उसे मित्र जैसा ही रहना पड़ेगा। और उसके बाद फिर एक पार्टी का ही उनका वर्चुअल प्रोग्राम था, उस पर उन्होंने बहुत ही छिटा खसी कर दिया, खास करके महंत ठाकुर और राजेंद्र महतो जी पर। वो बोलते बोलते क्या बोल दिए उपेंद्र यादव जी कि मैंने महंत ठाकुर और राजेंद्र महतो जी को पार्टी मिलाने के लिए कहा, तो महंत ठाकुर राजेंद्र महतो जी जवाब दे दिए कि नहीं, ये हम नहीं करेंगे, ये मालिक का जो आदेश है उसी अनुसार हम करेंगे। ये उपेंद्र जी बोले हैं। तो अब मालिक का आदेश क्या है? मालिक, उनका आरोप था कि अब ये लोग महंत ठाकुर और राजेंद्र महतो, चाहे उनका ग्रुप, ये गुलामी स्वीकार कर लिया, भारत के इशारे पर चलते हैं और भारत का गुलामी ही स्वीकार करके अभी ओली के पक्ष में गए हैं। जो ओली कभी भारत के पक्ष में जाता है तो कभी चीन के पक्ष में जाता है। तो ऐसे में मधेश कैसे चलेगा? मधेश के लिए निष्पक्ष चाहिए। ये उन्हीं की बात है, जो कि ये सारी बात आपको राजधानी की एक ऑनलाइन खबर में आया हुआ है, रातों पार्टी खबर में आप देख सकते हैं, मैं उसी से लिया हूँ। और भारत संबंध के बारे में जब उपेंद्र जी के निकटतम व्यक्ति से पूछा गया तो वो लोग भी इसी तरह ले रहे हैं। एक इनके उपेंद्र जी के निकटतम व्यक्ति हैं श्री बलराम यादव, और सप्तरी में नेता भी हैं जसपा के, उनसे भी पत्रिका ने पूछा तो उनका यह आरोप था कि उपेंद्र जी पर भारत शुरू से नाराज है। अब वो बलराम जी कह रहे हैं कि उपेंद्र जी जब फोरम आंदोलन चला रहे थे तो उस समय से ही भारत उखड़ा हुआ है उपेंद्र जी से, और बार बार उपेंद्र जी को परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है। चूँकि जब फोरम बढ़ा तो उनका आरोप है कि महंत ठाकुर को लाकर तमलोपा बना दिया गया, और तमलोपा बनाकर तब फोरम को कमज़ोर किया गया, फोरम में भी कई टुकड़ा। ये सब भी बलराम यादव जी का आरोप है, जो कि इनके पक्ष में, उपेंद्र जी के पक्ष में उन्होंने यह बात कही है। अब उनका है कि अभी भी जो हो रहा है महंत ठाकुर जी कर रहे हैं वो भारत के ही कारण कर रहे हैं। लेकिन अब इसी पर एक और पत्रकार हैं यहाँ पर, सीताराम अग्रहरी। सीताराम अग्रहरी जो गोरखापत्र के रिटायर्ड हैं, संपादक रह चुके हैं, उनका भी मानना है कि उपेंद्र यादव जी स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और भारत उनके स्वाभिमान पर असर कर रहा है, और जो इनका स्वाभिमान है वह स्वाभिमान भारत को पच नहीं रहा है। तो उपेंद्र जी भारत के विरोधी नहीं है, भारत के यस मैन नहीं है, ये सीताराम अग्रहरी का कहना है। लेकिन वहीं पर फिर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार ये भी हैं चंद्रकिशोर, इनका मानना है कि भारत के प्रति उपेंद्र यादव जी का जो रुख है वह केवल मौसमी है। यह मौसम के अनुसार उपेंद्र जी बदलते हैं, कभी भारत के पक्ष में चले जाते हैं, कभी भारत के विपक्ष में चले जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब भारत में गिरफ्तारी हुई थी तो उसमें वैद्य
गिरफ्तार हुए थे, आले मगर गिरफ्तार हुए थे, मातृका यादव गिरफ्तार हुए थे, उपेंद्र यादव भी गिरफ्तार हुए थे। तो सभी वहाँ जेल में चले गए, लेकिन उपेंद्र यादव जी छूट के आ गए। तो ये उस समय भारत बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में आकर फिर भारत के विरोध में चले गए। फिर उनका भी कहना है और है भी कि जैसे गौर आंदोलन हुआ, गौर में उतना बड़ा आंदोलन हुआ और जिससे उपेंद्र यादव आगे बढ़े, तो उस समय वो कहाँ शरण लिए थे और गौर आंदोलन कहाँ से हुआ था? वो बॉर्डर के किनारे किनारे घूम रहे थे उपेंद्र यादव। तो उस समय भारत उनको याद आ रहा था, और अभी आकर भारत विरोधी हो गए हैं। तो इसी तरह जब हम अपना आरएनए टेस्ट और आगे बढ़ाए, तो हमने पूछा जसपा के ही बड़े नेता डॉक्टर सुरेंद्र झा से। तो सुरेंद्र झा ने भी यह बात कहा कि देखिए, महंत ठाकुर और राजेंद्र महतो पर जो आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है, इसमें कोई दम नहीं है। उपेंद्र यादव जी अभी उनके शब्दों में कि बड़बड़ा रहे हैं और उनको देख रहे हैं कि अब उनका कुछ नहीं चल रहा है पार्टी में, तो इस तरह बोल रहे हैं। और श्री सुरेंद्र झा का मानना है कि चाइना को तराई में मधेश में कौन ले गया? पहले वीरगंज में चाइनीज प्रतिनिधि पहली बार पहुंचा, तो ये दिखाता है कि और वो फोरम के महाधिवेशन में पहुंचा था। तो उनका शुरू से झुकाव रहा है उधर चाइना के तरफ, और इसमें अभी जो उपेंद्र जी कर रहे हैं, तो उनके पार्टी में अब उन पर बाबूराम भट्टराई जी का छत्र छाया है, स्वाभाविक है इनका छत्र छाया है प्रचंड जी का। तो ये उसी की बात बोल रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है। खैर मित्रों, जो भी हो, इसमें दम हो या नहीं हो, लेकिन मधेश की जनता अब देख रही है कि उनके नेता कैसे हैं, और वो थोड़ा प्रतीक्षा भी कर रही है कि आगे क्या होगा। तो आगे तो अब वही होगा जो चुनाव आयोग अब निष्पक्ष दे देता है निर्णय, तो दो पार्टी खुलेगी, और दोनों पार्टी में एक पार्टी जो है सो पूर्ण रूपेण मधेश के रूप में जाएगी। दूसरी पार्टी जो अपना जिनका विचारधारा जिससे मिलता है, तो वो अब स्पष्ट हो गया है, एक उत्तर की ओर है तो एक दक्षिण की ओर है। तो अब भारत का विरोध तो होना ही चाहिए, लेकिन उचित बात में विरोध होना चाहिए। आप अंदरूनी आप अपना घर खुद नहीं संभाल पाइएगा और आरोप लगा दीजिएगा भारत पर, तो ये तो आपकी कमजोरी है। तो आप अपनी कमजोरी को दूर कीजिए, और आप अपनी कमजोरी को दूर कीजिएगा तभी मजबूत होइएगा, नहीं तो आप में वो मजबूती नहीं रहेगी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा आप सुने, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है आपके प्रति। कोरोना महामारी में अपने को सजग रखिए, मित्रों को भी सजग रखिए, और मास्क पहनना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।